नमस्कार। आज हमारे बीच है यशवंत आनंद जो कि सरकारी दामाद के लीड एक्टर हैं और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में वो ज्वाइन करने वाले हैं। वो सिर्फ लीड एक्टर नहीं है, वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड भी हैं और आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं। सो इस वीडियो को जरूर देखिए। वेलकम टू दी एपिसोड। दिस इज दीपेश के नागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो यशवंत, वेलकम टू द डीके शो। भाई कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ दिवेश, तुम बताओ कैसे हो। बस मजे में। पॉडकास्ट के पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि यशवंत मेरा एज अ सिर्फ गेस्ट नहीं है। हम लोग कॉलेज मेट्स हैं और हम लोग साथ में ही कॉलेज पढ़े हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। और किस्मत से आज यशवंत हमारे प्लेटफॉर्म में आ चुका है द डी के शो में। थैंक यू, सो धन्यवाद। भाई पहले तो लाख लाख थैंक यू सो मच दैट यू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। और मुझे बताओ कि क्या चल रहा है अभी। बस ये है कि भाई ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर पहुँच गया क्योंकि भाई का शो था। और पहली बात तो ये है कि भाई के शो में आने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरी एक फ़िल्म आ रही है सरकारी दामाद, जिसके सिलसिले में आज मैं दीपेश से मिलने आया हूँ। सबसे पहले तो भाई ये बात पहले अपना बुक कर लो टिकट विकेट, और नहीं कर रहे हो तो जान लो 6 फरवरी। हाँ, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो जाके टिकट बुक जितना जल्दी हो सके कर लेना और जाके ज़रूर मूवी देख लेना। भाई अपने भाई का मूवी है तो प्लीज़ जाइए और मेरी मूवी पहली ज़रूर फ़िल्म है। देखिए। मेरी पहली फ़िल्म है एज़ एन एक्टर। एज अ लीड एक्टर। हाँ। और भाई मुझे ये बताओ, जैसे सरकारी नौकरी हो गया, हुँ। अपन पहले कैसे थे? तुम तीन दोस्त थे, याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। तो आज कैसा है तीनों का लाइफ? तीनों का लाइफ बढ़िया है। वो लोग दोनों सिविल इंजीनियर हैं, एक हाँ ठेकेदारी कर रहा है, हाँ हाँ। एक प्राइवेट जॉब कर रहा है और तीसरा मैं इधर बैठा हूँ। ये जो सरकारी जो मूवी है, हाँ, तो इस मूवी का जो आपको आइडिया है, हाँ, ये कहाँ से मतलब लग गया कि नहीं इस टाइप का मूवी? अच्छा, इनको पता नहीं होगा कि भाई ही स्टोरी वन ऑफ द पार्ट लिखे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा बात है कि इन लोग बहुत रिसर्च करे हैं मूवी में और अपने पूरे कॉलेज का इतिहास लगाए हैं इस मूवी को बिल्कुल, बिल्कुल। समझने के लिए। पहले है ना? तो आप लोग भाई दिपेश ने जैसे बताया कि हम लोग कॉलेज में साथ में ही थे। मैं सिविल ब्रांच में था, भाई ट्रिपल ई में थे ट्रिपल। और बहुत सारे प्रोग्राम जैसे कि भाई दिपेश गिटार बजाते हैं, सिंगिंग करते हैं। स्टेज में तो भाई रहे ही हैं और और भाई यशवंत तो आप कहीं भी देख लो, किसी भी एनुअल फंक्शन में भाई का एक जबरदस्त शो रहता ही रहता नहीं, था, हमको बिल्कुल, याद बिल्कुल है ये हर डांस चीज करने पार्टिसिपेशन देखो रहता अपने था। को डांस आता था तो थोड़ा बहुत डांस कर लेते थे। उसके बाद जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व होते थे। स्पोर्ट्स में उतना मन नहीं था तो ऐसा कुछ करते नहीं थे। पर ये अच्छी बात है, तुम लोग का सिविल ब्रांच है ना, नहीं, नहीं सारे बहुत एक्टिव थे अच्छा सिविल भाई भाई। सारे। और मैं बोलता हूँ उस शायद सेशन का हुँ, बेस्ट ब्रांच कोई पूछेगा ना तो मैं खुद सिविल बोलूंगा। मैं भाई खुद सिविल सिविल ले बोलूंगा। लेता फिर, चेंज कर मतलब लेता। लिटरली मैं सिविल ब्रांच में जॉन्टी को भी बोलता था कि हाँ, देख सिविल ब्रांच सब अच्छे हो भाई, सब में कुछ नहीं, ना नहीं कुछ एक आज टैलेंट भी है। हम लोग और बहुत सब ही एक सारे एकता लोग में हो। बहुत ही कनेक्टेड हैं। हमारे ब्रांच में तो एक दूसरे से बात ही नहीं होता है। सिविल ब्रांच को हमेशा मैं मतलब अप्रिशिएट किया हूँ। और नहीं, नहीं। जैसे ट्रिपल ई के जो ब्रांच है, हम लोग को इतना कनेक्शन नहीं है, किसी का पता ही नहीं कौन कहाँ है। बट मैं जानता हूँ सिविल का तो हमेशा से एक जोड़ रहा है। नहीं, नहीं ये मुझे फ़ील हुआ जब मैं क्योंकि हम लोग 2014 बैच है ना हाँ हमारा क्या बोलते हैं पास आउट ईयर। पास आउट ईयर। तो 2024 में ना हम हाँ। लोगों ने एक्चुअली हम एक प्लान कर रहे थे कि 10 साल के बाद हम एक गेट टुगेदर करते हैं, एक हम्म। रियूनियन करते हैं, वो हम्म। सारे ब्रांच मिलके मिलके। 2014 वाले। तो मेरा पर्सनली था, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि यार कोई नहीं आएगा, दूसरे ब्रांच वाले नहीं आएंगे, तो हाँ मेरा पर्सनली था कि हम सारे ब्रांच वालों को मिलके इकट्ठा करते करते हैं, हैं। हाँ। मैंने तेरे को फ़ोन भी किया था फोन भी बहुत कांटेक्ट भी हुआ और और मैं मैंने बहुत ट्राई किया। बहुत कोशिश की भाई थी कि ट्रिपल ई में सारे लोग सबसे आए। बात किया, एक बंदा एग्री और नहीं। जब तूने बताया कि ट्रिपल ई का हमारा कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं है, हम्म। वैसे ईटीएनटी वालों ने भी बताया, मैकेनिकल वालों ने भी बताया। मैं बोला ये लोग कैसे, मतलब हमारा कनेक्शन तो ही नहीं सिविल है। का 2014 से एक बना हुआ है। हम्म। हम लोग किसी का मतलब किसी का बर्थडे हो, किसी का बच्चा हो, किसी की शादी हो, हम्म। उसमें विश जरूर होता है। वाह। पता रहता है कि किसके जीवन में क्या ये चल रहा है। होना चाहिए, पता है, और तुम लोग का तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा बॉन्ड है हाँ, सबका। तो मुझे ऐसा फील होता था कि सारे ब्रांच का ऐसा कुछ होगा। हम्म। तो मुझे ये था कि हम एक एक मैसेज उनके ग्रुप में डालेंगे और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हम्म। लेकिन वो हुआ नहीं। फिर हम लोगों ने सिर्फ सिविल वालों ने मिलकर 2024 में एक गेट रियूनियन टुगेदर पार्टी किया की था, थी। हाँ हाँ, नहीं तो मुझे पता है, पता है हाँ, कैसा रहा था। बहुत अच्छा था। हम लोग सारे लोग मिले, हम्म। मतलब कोई परिवार के साथ आया था, कोई सिंगल आया था। बहुत मज़ेदार था। हम लोगों ने मनगट्टा में एक पार्टी की काफी थी। मेरे हिसाब से उस बैच का सबसे एक्टिव सिविल ही था। एक्टिव तो था बहुत। नहीं तो मैं मानता हूँ, मतलब ऑल राउंडर ही थे यार, सब पार्टिसिपेट करते थे सारी चीजों में। और बहुत
सबसे अच्छी बात है कि अगर लड़ाई झगड़ा किसी में नहीं था, मनमुटाव किसी में नहीं था, अगर होता भी था तो वो ऐसा पब्लिकली दिखाते नहीं नहीं थे। दिखाते थे। बहुत दोस्ती आ रही थी और आज एकता भी है। था भाई, बॉन्ड बहुत हाँ, तगड़ा बॉन्ड था, मैं ये तो था मानता हूँ। मतलब फ़ील होता था हम लोग को, ऐसा हम लोग परिवार रहते थे, और सारे लोग। हमारे ट्रिपल ई में ये था कि हमको पता ही नहीं था कि बाजू में कौन बैठा है। मतलब लेकिन हम लोग को ऐसा फ़ील होता कि यार सारे ब्रांच में होगा, मतलब ठीक है लड़ाई झगड़ा चलता है लेकिन ब्रांच का एक अपना रहता है, एक अपना ग्रुप होता है, लोग साथ में रहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने, मुझे याद है हम लोगों ने 3-4 बार हम लोग पिकनिक में गए हैं बाहर, कई बार पार्टी की हाँ है, हाँ तो ऐसा हमारा चलता था। चलता था। तो वो शायद कहीं न कहीं उसी का ही नतीजा है कि हम लोग आज तक कनेक्टेड हैं। और ये है कि हम हर किसी के शादी में पहुँचते हैं, अगर किसी की शादी हो रही है तो कम से कम 10-12 लोग दिखेंगे। दिखेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आज भी लगती है वो मुझे। बॉन्डिंग्स है। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जिस दिन मेरी शादी होगी वो मेरे क्लास का एक फिर से गेट टुगेदर होगा। होगा, मतलब मैं राइट राइट। चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त आए, 60 के 60 लोग आएँ। मैं एक-एक को फ़ोन करके बुलाऊँगा। हाँ, खैर सरकारी दामाद जो कहानी है, जो स्टोरी है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना, कैसे ये स्टोरी आया सामने। एक्चुअली इसके पीछे थोड़ा-सा एक है कि पहले तो मैं थिएटर कर रहा हूँ 2013 से ही, मतलब मैं 3rd ईयर में था, उस समय से ही मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। हाँ हाँ तो जब आप थिएटर करते हो तो आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हो, बहुत हाँ, सारे इंटरव्यू सुनते हो, आपको समझ आता है कि यार आपको एक्टिंग करनी है या करनी है फिर कि नहीं लीड है। एक्टर बनना है, हाँ, तो उसका प्रोसेस कितना लंबा होता है। राइट। क्योंकि हम कोई नेपो किड नहीं है कि नहीं, हमारे कोई प्रोड्यूसर हमारे बाप-दादा हैं जो हमारे लिए फ़िल्म बना दे। हाँ आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना होता है। हाँ तो जब आप उस रास्ते में चलते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे मतलब समझ आते हैं कि मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो मेरी ये मतलब कोशिश थी कि सिर्फ मैं एज एन एक्टर ना रहूं, मैं साथ साथ अलग आर्ट फॉर्म भी मुझे पता रहे जो एज अ फिल्म मेकर एज एन एक्टर मुझे हेल्प करे। तो मैं 2014 से ही कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म मैंने बनानी शुरू कर दी थी, जैसे कि तुमने बताया कि हम लोग सीआईटी से, तो मेरा एक क्लासमेट है रोहित राव, हम्म जो जिसको जानता है, हम्म तो उसके साथ मिलके हम लोगों ने कुछ शॉर्ट फिल्में 2014 से बनानी शुरू की थी। हम्म तो वो एज अ राइटर काम करता था, मैं एज अ डायरेक्टर, और हम लोगों ने 3-4 शॉर्ट फिल्में बनाई। इसके अलावा मैं बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ एज एन एडी काम किया मैंने, हम्म और फिर थिएटर तो मेरा साथ साथ चल ही रहा था। तो उस बीच मुझे ये समझ आया कि यार अगर तुमको लीड करना है या फिर कुछ कहानी में एज अ लीड एक्टर करना है, हम्म या तो डायरेक्टर आपको पसंद कर ले, या फिर वो कास्टिंग या फिर वो कैरेक्टर सिर्फ आपके लिए हो तब वो मिलेगा। हम्म तो एक ऐसा हुआ संयोग से, मैंने एक 2017 में एक फ़िल्म की, फोरसम करके, जो 4 दोस्तों की कहानी है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कहानी है। क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ तो कहीं न कहीं उस कैरेक्टर के आसपास था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और 2017 में हमने वो इंडिपेंडेंट फ़िल्म बनाई जो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत सारे फेस्टिवल्स में उसने बहुत अच्छा नाम किया। सेंटर इंडिया की अगर आप बोले तो सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स में जाने वाली फ़िल्म और अवार्ड जीतने वाली फ़िल्म वो है फोरसम, वाह जो शायद इस साल किसी ओटीटी में आपको दिखने मिल जाए। बहुत ही इंडिपेंडेंट फिल्म थी। हम्म तो उसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं नीरज ग्वाल सर, तो उनके साथ मैंने एज एन एडी भी काम किया। तो उनसे ही एक दिन मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो उन्होंने ऐसे ही बोला कि यार तुम लोग मुंह उठा के ना डायरेक्टर के पास पहुंच जाते हो काम दो करके, कौन तुम्हारे लिए एक्ट मतलब कैरेक्टर लिखेगा, क्यों लिखेगा, कौन हो तुम, मतलब तुम कोई शाहरुख खान नहीं हो, तुम कोई सलमान खान नहीं हो, ना मतलब ना ही तुम कोई चर्चित चेहरे हो, तुम्हारे लिए कौन कोई कैरेक्टर लिखेगा, क्यों देगा तुमको लीड, उसको समझो पहले। उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी बहुत अच्छी कि तुम लोग अपनी कहानी क्यों नहीं लिखते खुद की, अपनी स्टोरी लिखो, अपनी स्टोरी में खुद हीरो बनो, बाकी फिर डायरेक्टर आएगा, प्रोड्यूसर आएगा, वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी। लेकिन आपके पास अपनी स्टोरी होनी चाहिए। अच्छा। तो एक बात, उनकी ये बात मुझे बहुत ही मतलब ऐसे फिट हो गई थी दिमाग में कि यार ये तो कुछ दे दिया सर ने मेरे को, कि मुझे थोड़ा बहुत लिखने का था नॉलेज। फिर 2020 में कोविड आया, सारे दरवाजे बंद हो गए, सब घर में क्या बोलते बैठे हुए थे। तो उस समय मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि ये जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड, ये सरकारी नौकरी के आसपास एक ना अपन रोमांटिक कुछ फैमिली ड्रामा कुछ हो सकता है करके। तो जैसे ही मेरे दिमाग में एक वन लाइनर आया, मैंने अपने नीरज ग्वाल सर को फ़ोन किया कि सर ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है, लिखूं क्या इसको करके। बोले साउंड तो सही कर रहा है, कुछ लिख के भेज तब मैं बताऊंगा। फिर मैंने कुछ 2 पेजर 3 पेजर लिखा और सर को भेजा। फिर बोला सही जा रहा है, इसको बढ़ाओ, देखते हैं आगे क्या होगा। फिर मैंने रोहित को बताया कि भाई ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, आजा इसको कुछ अपन लिखते हैं करके। तो फिर मैंने रोहित के साथ मिल के इसका प्रॉपर हम लोगों ने 15-20 पेज लिखा
कि कैसे कहानी होनी चाहिए। और ये बात ये है कि ये जो कहानी है ना, ये हमारे आसपास की कहानी है। मतलब ये ऐसी कोई दुनिया की बात हम नहीं कर रहे जिसको आप नहीं जानते या मैं नहीं जानता या रोहित नहीं जानता। हमारे बहुत आसपास ऐसा घट रहा था बहुत दिनों से, हम्म, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने जब वो पकड़ा ना तो बोला कि यार ऐसा तो इस दोस्त के साथ भी हुआ है, ऐसा तो मेरे एक मोहल्ले वाले के साथ हुआ है, ऐसा तो एक भैया के साथ भी हुआ था। मतलब सरकारी नौकरी को लेकर के समाज में इतना हुआ क्यों है। और ये यार मतलब सच बोलूं हाँ, खोल के तो पूरा छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम है यार, अरे सरकारी छत्तीसगढ़, नौकरी। यूपी, यूपी बिहार, बिहार यार, एमपी, खाली नौकरी नौकरी। मतलब इस सरकारी नौकरी का जो हम्म दर्द बोलना चाहिए या फिर जो एक उसका समाज में एक सोसाइटी में जो एक है ना, एक हम्म बना हुआ है हम्म कि सरकारी नौकरी ही इतनी अच्छी क्यों होती है, हम्म सरकारी नौकरी करने वाले लड़के ही इतने मतलब इम्पोर्टेंट क्यों बन जाते हैं। हम्म अचानक जैसे ही उनकी वो लगती है, नौकरी लगती है, अचानक उनके लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है। मेरा एक दोस्त है, हम्म पड़ोसी है, मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी नौकरी लगी, उसके घर में दिन भर किसी ना किसी का फोन आता है, हमारी वो है क्या बोलते हैं, बेटी है, हम्म उसके लिए तो इसके लिए अभी उसको नहीं करनी शादी। तो इसी के आसपास फिर हम लोगों ने सोचा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है हम्म जिसपे हम बात करना चाहते हैं कि लोग भाई इस पे बात करें, समझे। क्योंकि जब मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ और मैं 2019 तक मैंने एज अ सिविल इंजीनियर काम किया है, साइट में भी मैंने काम किया है, घर बनाया है। तो मैं अपने आप को भी देखता हूँ कि मैं जब कभी शादी करने जाऊँगा या फिर किसी लड़की से इंटरेक्शन हो रहा है या फिर शादी की बात घर में हो रही है तो मुझे किस तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि मैं उस समय एज अ मतलब प्राइवेट जॉब मैं कर रहा था। हम्म तो उस तरीके से मैंने सोचा और मैंने सोचा कि इसके आसपास कहानी लिखी जा सकती है और ये एक बहुत ही अच्छी एक फैमिली ड्रामा रोमांटिक कहानी बन सकती बन है सकती जो है। लोगों को कनेक्ट करेगी। मुझे ये था कि ये लोगों के आसपास की कहानी होगी, लोग फील करेंगे जब इस कहानी के बारे में देखेंगे कि यार ये मेरी कहानी है, मेरे हाँ दोस्त की कहानी है, या फिर ये कहानी मेरी नहीं है लेकिन ये मैंने देखी है, मुझे फील हो रहा है। तो उसी के आसपास फिर हम लोगों ने सोच के 2020 से हम लोगों ने शुरू किया। हम्म फिर 2023 तक हम लोग लिखे, रोहित और मैं मिल के हम्म 8-10 ड्राफ्ट बना इसका। हम लोग नीरज सर को सुनाते थे जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है, उन्होंने हमें बहुत सारा गाइड किया। उसके बाद इस फिल्म में क्योंकि हम लोग एकदम प्रो राइटर नहीं है हम्म तो फिर हम लोगों ने इसमें प्रो राइटर की भी हेल्प ली, हम्म गिरधारी, आर्यन और मयंक आदि लाए जिन्होंने स्क्रीन प्ले में हमारी हेल्प की। क्योंकि हम लोगों ने कहानी तो बहुत अच्छी लिख ली थी, स्क्रीन प्ले भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छा लिख लिया था, लेकिन उसको भी हमको प्रो वर्जन करना था। हम्म। तो उसके लिए हम लोगों ने उनकी हेल्प ली, तो फिर एक बन गई फिल्म। तो ये जो फिल्म है सरकारी दामाद, हाँ, मतलब मेन क्या, मतलब थोड़ा सा सार हो सुन सकते हैं कि थोड़ा क्या सा सार एक्चुअली। यही है कि अगर मैं वन लाइनर बताऊं कि हाँ आज के तारीख में हाँ हर लड़की के माँ बाप को अपनी लड़की के लिए सरकारी दामाद चाहिए। चाहिए। भले ही उनका लड़का सरकारी ना हो लेकिन दामाद सरकारी चाहिए। राइट। खुद का बेटा सरकारी है कि नहीं इसकी कोई चिंता नहीं, हाँ लेकिन दामाद सबको सरकारी चाहिए। सरकारी चाहिए। तो बस इसी के आसपास एक कहानी हाँ घूमती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकारी दामाद की हम बात तो ज़रूर करते हैं, हाँ लेकिन हम इसमें फैमिली की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा, एक फैमिली बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। मतलब मैं उस चीज़ को अभी खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। हम्म तो आप जब फिल्म देखेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये सरकारी नौकरी की बात तो इन्होंने की, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कुछ अलग दे दिया मेरे को, वो फील आएगा। तो वो और जैसे अ, कई सारा चीज़ है, अगर तुम हाँ आज एक्टर नहीं होते हाँ तो क्या सच में सरकारी नौकर होते? पता नहीं, शायद क्योंकि मैंने भी थोड़े बहुत दिन सीजीपीएससी की तैयारी की है, की मैं थी। कोचिंग जाता था। हाँ लेकिन अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं पता नहीं, शायद मैं सरकारी नौकरी की शायद, या फिर तैयारी तो शायद मैं करता ही। हाँ अब हाँ लग जाता तो लक है, लेकिन एज अ हाँ सिविल इंजीनियर मुझे पता था कि भाई सिविल इंजीनियर लोग तो मतलब कहीं भी रहें, हाँ एक घर बना के अपना काम तो कर ही लेते हैं। हम्म मतलब हर जगह नया घर बन रहा है, हर जगह साइट इंजीनियर की ज़रूरत है, ड्राइंग बननी ही बननी है। हम्म। तो खर्चा तो चल जाता, लेकिन पता नहीं सरकारी नौकरी लगा पाता नहीं लगा पाता। ठीक है, ये जो नाम सरकारी जो दमाद। दामाद है, इसमें ये तो पता चल जाता है कि व्यक्ति या तो नौकरी में है या तो नौकरी के लिए इंस्पायर है या करना चाह रहा है। हाँ लेकिन ये जो आपका जो वहाँ रोल है इस हाँ मूवी में हाँ एज अ लीड एक्टर, हाँ। किससे इंस्पायर्ड है? अब यार ये इंस्पायर्ड मतलब तो मुझे खुद को भी नहीं पता किससे इंस्पायर्ड है। मतलब ये कहानी तो एक्चुअली जब मैंने लिखी थी तो मुझे हाँ इतना पता था कि इसमें लीड एक्टर मैं रहूँगा। ओके। मतलब ये पहली कंडीशन है और ये
बिल्कुल कांस्टेंट है, हाँ, ये हट नहीं सकती। हट नहीं सकती। मतलब दुनिया इधर की इधर हो जाए, सरकारी दामाद में लीड एक्टर यशवंत है, तब सरकारी दामाद आगे बढ़ रहा है। और एक्ट्रेस का क्या है, मतलब एक्ट्रेस का ये था कि मैंने नीरज सर के ऊपर ही, जो डायरेक्टर के ऊपर ही, छोड़ उसके दिया। ऊपर ही छोड़ के रखा था कि आप दूसरे कैरेक्टर के लिए आप देखिए। हम्म, मतलब मैं आसपास में सजेस्ट कर सकता हूँ, या फिर आपको जो लगता है आप बात की, क्योंकि इस फिल्म की कास्टिंग भी की है मैंने। हम्म, तो वो मैंने मैंने बाकी चीज़ें डायरेक्टर के ऊपर छोड़ के छोड़ रखा था देते कि हैं। जो भी डायरेक्टर आ रहा है या फिर नीरज सर, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं था। हम्म, क्योंकि मुझे ये था कि भाई मैं अभी कहानी लिख रहा हूँ, हम्म, लेकिन अब सर को पसंद आएगी नहीं आएगी, क्योंकि उनका एक अलग जॉनर है फिल्म हम्म, बनाने का, हम्म, क्योंकि ये बहुत ही फैमिली ड्रामा है। हम्म, लेकिन उनको बहुत पसंद आई हम्म, कि यार ये कहानी बनानी चाहिए, बननी चाहिए कहानी। तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये कहानी एज अ डायरेक्टर, क्योंकि वो भी राइटर है ना, तो वो भी कहानी समझते हैं। और हर किसी का एक क्या बोलते हैं, लिखने का तरीका होता है, एक अपना जॉनर होता है। वो भी अपनी कुछ फिल्म बना रहे हैं, अपनी फिल्म लिख रहे हैं। तो मेरा ये था कि जो भी डायरेक्टर रहेगा या फिर उसके ऊपर छोड़ दूंगा अलग कास्टिंग, मतलब और दूसरी कास्टिंग। जैसे ये जो रोल है हाँ। आपका, उसके लिए कुछ मुश्किल सीन ऐसा जो आपको फेस करना हो, इमोशनली हो गया या मेंटली हो गया, ऐसा कोई सीन है जो आपको याद रह गया हो कि यार क्या क्या करना पड़ता है? एक्चुअली मेरे साथ दिक्कत इसलिए नहीं हुआ ना इस फिल्म के में, क्योंकि ना मैं 4 साल से इस करेक्टर को जी रहा हूँ। हम्म, क्योंकि मैं एज अ राइटर जी रहा हूँ, तो जब जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं उस वो करेक्टर मेरे दिमाग में चल रहा है। हम्म, तो अब जब आप 4 साल से किसी कैरेक्टर को लगे जी रहे हुए हो। होते हो ना, हाँ। तो आपको पूरा पता होता है कि किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, किस समय रोना है, किस समय कैसे इमोशंस आने हैं। एक एक डायलॉग रटा हुआ होता है। हम्म, क्योंकि मैं एज अ राइटर जब लिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस कैरेक्टर को बन के ही लिख हाँ, वो कर डायलॉग रहा हूँ। डिलीवरी भी उसके साथ हाँ, साथ अटैच्ड तो है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नया नहीं था, मुझे सब कोई पता था। नए एक्टर्स जो आपके साथ इस पिक्चर में काम करें, हाँ, नए एक्टर्स के साथ क्या मतलब, कैसा? मतलब और भी हाँ, अभिनेता या अभिनेत्री हाँ, जो कि इस प्लेटफॉर्म में नजर आएंगे, इस मूवी में नजर हाँ, आएंगे तो सरकारी इसमें दवाद में। नज़र आएंगे सबसे पहले तो हमारी जो लीड एक्टर है सुरभि श्रीवास्तव। हम्म, तो उनके बारे में बता दूँ, वो FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वहाँ से पास आउट है। हम्म, और मेरे ख्याल से वो छत्तीसगढ़ की पहली लड़की है जो एक्टिंग का कोर्स करके आई है वहाँ से। अच्छा। बाकी तो ये है हमारी लीड एक्ट्रेस है। उसके बाद अनिल शर्मा सर हैं, हाँ, हाँ। जिन्होंने मेरे पिताजी का रोल किया। हीरा मानिकपुरी सर हैं, जो मेरे टीचर रहे हैं, जिनके साथ मैंने थिएटर किया है, एक्टिंग की क्लासेस की है। वो NSD से पास आउट है, हम्म, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हम्म, तो वो मेरे मामा का रोल उन्होंने किया है। अच्छा। उसके बाद उपासना वैष्णव मैम है, हम्म, जिन्होंने सुरभि की मम्मी का कैरेक्टर किया है। उसके बाद अंजलि मैम है, जिन्होंने मेरी मम्मी का कैरेक्टर किया है। और उसके बाद मेरे राजनांदगांव सृजन रंग यात्रा के बहुत सारे एक्टर्स हैं। ऋषभ है, नागेश पठारी है। मतलब मैं इसमें आपको बता दूं कि हमारे फिल्म में आपको 90 से 95% एक्टर जो है थिएटर से मिलेंगे। मतलब कोई भी एक ऐसा भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो थिएटर बैकग्राउंड से ना हो। हाँ, मतलब ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, और हम्म, जितने भी मेरे थिएटर वाले साथी सुन रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि यार इस फिल्म में आपको थिएटर वाले मंझे हुए एक्टर्स को ही देखने का, उनकी एक्टिंग देखने का अवसर मिलेगा मुझे, तो ये बहुत अच्छा है। भाई जैसे आपका कॉलेज खत्म हुआ, हम्म। ठीक है, तो ऐसा देखो, आपको तो बनना तो एक्टर ही था, लेकिन उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा, अपने आप को रिफाइन कैसे करे, ये क्या है कहानी? भाई ये तो बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा सवाल है। और मतलब पहले तो 2013, मतलब मैं एक्टिंग करना चाह रहा था, लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि एक्टिंग कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। थिएटर के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि एक्टिंग के लिए थिएटर करना होता है। मुझे बस फिल्म पता थी हम्म, कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है। मुझे ऐसा लगता था कि आप मुंबई जाओगे आपको हीरो बना बना दिया जाएगा। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था। मैं मतलब एक अलग ही दुनिया में आपका दिमाग चलता है। आप राजनांदगांव में बैठ के इतना ही शायद नहीं, सोच इसमें सकते हैं। अपना गलती नहीं है। हाँ वो ठीक है। नॉर्मल इंडियन सिनेमा में भी इस प्रकार से एक्सप्रेशंस दिया जाता है हाँ, मुंबई के लिए, हाँ, कि ऐसा लगता है कि यार आज मैं भी जाऊंगा तो कल हीरो बन के आ कल तो जाऊंगा। वही था मेरे हाँ, दिमाग में भी। हाँ। तो ऐसा ख्याल आता था कि एक एक दिन मैं उठ के मुंबई जाऊंगा और कहीं ना कहीं से मैं एक्टर बन जाऊंगा या फिल्म आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये था। लेकिन उसी बीच फेसबुक ने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब मैं फेसबुक को बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि सोशल मीडिया ने, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्टर्स को मैसेज करता रहता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, अब मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है। छत्तीसगढ़ के जो एक्टर हैं उनको मैसेज करता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, सर आप कुछ बताइए। बहुत किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो एक सर है यहाँ के बहुत अच्छे एक्टर है, रजनीश झांझी सर।
तो उनका रिप्लाई आया था कि बेटा एक्टिंग करनी है तो उसके लिए थिएटर ज्वाइन करो। मैं बोला सर वो क्या होता है, थिएटर कहाँ होता है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने, जो मेरे पहले गुरु हैं आदरणीय कौशल कुमार उपाध्याय जी, जो दृष्टिकोण भिलाई के हैं, बीएसपी से हैं जो, अच्छा। उनका नंबर दिया कि वो यहाँ पर एक दृष्टिकोण नामक संस्था चलाते हैं, पावर हाउस में है, सेक्टर 1 में है, वहाँ जाओ, मेरा नाम लेना और ज्वाइन कर लो करके। तो मैं 2012 का 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं वहाँ पहुँच गया। और उस समय एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी जो एकदम फाइनल पे थी, और वो लोग कहीं परफॉर्म करने जाने वाले थे आउट ऑफ छत्तीसगढ़ ऐसा कुछ। तो मैं गया, सर से बात किया, बोले बेटा अभी तो कोई रोल नहीं है लेकिन नेक्स्ट में तुमको बताएंगे। तो बोला सर ठीक है अभी नहीं है लेकिन मैं अभी आपकी रिहर्सल देखता हूँ। तो मैं रोज़ राजनांदगांव से भिलाई आता था सिर्फ रिहर्सल देखने के लिए। अच्छा। ये मैंने 15-20 दिन किया। हाँ। वो इतना था दिमाग के, मज़ा आ रहा था मुझे, यार ये एक्टिंग हो रही है, देख रहा हूँ। हाँ। तो उसमें सारे मंझे हुए एक्टर्स उसमें परफॉर्म कर रहे थे। फिर ये मैंने किया, उसके बाद फिर गैप आ गया क्योंकि वो लोग भी लगातार प्ले कर नहीं रहे थे। तो उसके बाद ना जून में वो जाने वाले थे उत्तराखंड। ओके। तो उसके लिए उन्होंने मुझे याद किया कि प्ले करेगा क्या, हम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं। बोला ठीक है सर। मैं 6 सेमेस्टर, मैंने बोला मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम है, ये ख़त्म हो जाएगा, मैं आपके पास बिल्कुल वो हो जाऊँगा, हाजिर हो जाऊँगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं 1 महीना मैं प्रॉपर राजनांदगांव से भिलाई जाता था अपना ट्रेन में। सुबह माने शाम के शालीमार से गए, रात की लोकल से वापस आ गए। वापस है। तो ये मैंने 1 महीने किया और मैंने अपना पहला शो किया था उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में, अच्छा। ताजमहल का टेंडर, जिसमें मैंने चपरासी की भूमिका निभाई थी। आज भी मेरे को डायलॉग याद है कि साहब आपसे कोई मिलना चाहते हैं, ये था। तो ये था 13 जून 2013। ओके। ये मेरे डेट भी याद है, फोटो बस नहीं उसकी कोई भी, ये कैरेक्टर था मेरा। तो वहीं से फिर मेरा सिलसिला चालू हुआ। 2013 में मैं वहाँ मैंने किया, फिर उसके बाद 2013-14 तक मैं वहीं करते रहा। फिर मुझे पता चला कि राजनांदगांव में भी एक संस्था है जो थिएटर कर रही है, सृजन रंग यात्रा नाम से। फिर मैं बोला यार भिलाई बहुत दूर पड़ जाता है, अब राजनांदगांव में जुड़ जाते हैं। तो फिर मैं राजनांदगांव में जुड़ गया और फिर कंटिन्यू मैं थिएटर करता रहा। मुझे ये समझ में आया कि थिएटर करना पड़ेगा। आप थिएटर करे बिना या फिर किसी फिल्म स्कूल में जाए बिना आप सीख नहीं सकते। मतलब आपको कोई नहीं लेगा, कोई तवज्जो नहीं देगा, आपको सीखना पड़ेगा। और मुझे एज एन एक्टर भी मुझे मतलब कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा ना कि अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ काम मांगने, तो आप क्या किए हो। क्योंकि आप देखो कि अगर हम जब 12 साल की पढ़ाई करते, 15 साल की पढ़ाई करते, तब हम किसी के पास जा पाते एक नौकरी के लिए, करेक्ट। कि जॉब के लिए, कि भाई मैंने ये किया, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं 1 महीने मैंने थिएटर किया, थोड़ा सा किया, मुझे काम दे दो। क्यों देगा मुझे कोई काम। तो मैं प्रॉपर चाहता था मैं सीख के जाऊँ किसी के पास और सीखूँ। मुझे सीखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और थिएटर मतलब ऐसी चीज़ है ना, अगर आपके अंदर घुस गया तो फिर उसको निकालना असंभव है। मतलब मैं मरते दम तक करूँगा थिएटर, मुझे इतना कन्फर्म है। मतलब ये मैं आज की डेट में बोल रहा हूँ, मैं मरते दम तक थिएटर करूँगा। और किस तरीके से जुड़े रहूँगा मुझे नहीं पता। मैं शायद एज अ प्रोड्यूसर जुड़ा रहूँ थिएटर में, एज अ डायरेक्टर जुड़ा रहूँ, मैं लाइट मैन भी करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं थिएटर करूँगा। मैं सिनेमा के किसी भी मुकाम पे रहूँ, लेकिन मैं थिएटर से मैं जुड़े रहूँगा, ये मुझे कन्फर्म है। तो फिर वहीं से जर्नी मेरी शुरू हुई। उसके बाद फिर क्योंकि मुझे फ़िल्मों में था जाना, तो मुझे ये पता था कि सिर्फ थिएटर से काम नहीं होगा, मुझे साथ-साथ फ़िल्में भी करनी पड़ेगी। तो उसी समय ये हुआ कि 2014 में हमारे मतलब राजनांदगांव की एक फ़िल्म मेकर हैं संजय ठाकुर, वो एक फ़िल्म बना रहे थे बघवा करके, जो कि राजनांदगांव में शूट होने वाली थी। तो मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि मैं थिएटर से हूँ, मैं आपके साथ एज एन एडी काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एज एन एडी अपने फिल्म में लिया। अच्छा। और बहुत अच्छी बात ये थी कि वो जिस तरीके की फिल्में बनाते हैं और उनके जो क्रू मेंबर्स थे हाँ। वो सारे दिल्ली से थे। अच्छा। तो वो प्रॉपर एक जो सिनेमा होता है, प्रॉपर एक स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, प्रॉपर आर्ट होता है, तो वो मुझे सीखने का बहुत ही मतलब अवसर मिला उस फिल्म के ज़रिए। 10 दिन का शूट था। तो उस फिल्म से मुझे समझ आया कि यार अगर आपको कैमरे के सामने एक्टिंग करनी है ना, तो पहले तो आपको कैमरा समझना होगा और आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि कैमरे के पीछे कितने लोग होते हैं जब कैमरा ऑन होता है तो, और उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व होता है। एक दिन का यहाँ, क्योंकि चीज़ें कमर्शियल हो जाती है। थिएटर में वो नहीं होता है। थिएटर में आप रिहर्सल कर रहे होते हो, आप 30 दिन 40 दिन रिहर्सल करते हो, आपके पास गलती करने का बहुत अवसर होता है। डायरेक्टर आपको सिखा रहा होता है, फिर लास्ट में जा करके जब आप पक जाते हो तब वो परफॉर्मेंस होती है। लेकिन फ़िल्म में ऐसा नहीं होता है। रिहर्सल होती है, वर्कशॉप होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 1 दिन पहले बुलाया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि कल आपका शूट है। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। तो मुझे समझ आया कि अब मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से
एक्टिंग में और ख़ासकर स्क्रीन एक्टिंग को समझना होगा। तो उसके लिए फिर मैंने स्क्रीन एक्टिंग को समझना शुरू किया, फ़िल्में देखना शुरू की, क्योंकि उन लोग के साथ रहते ही समझ आया कि आपको फ़िल्में देखे मतलब फ़िल्में देखनी पड़ेगी, अच्छी फ़िल्में देखनी पड़ेगी, बाहर की फ़िल्में देखनी पड़ेगी, यहाँ की जो कमर्शियल फ़िल्में हैं उनके अलावा भी बहुत सारी फ़िल्में हैं, वो फ़िल्में देखनी पड़ेगी, तब आपको एक्टिंग समझ आएगी। तो इस तरीके का कुछ वो रहा प्रोसेस रहा, और उसके बाद फिर मैं लगातार जहाँ भी मुझे मौका मिलता था मैं एज एन एडी, जहाँ मतलब मेरा ये प्रोसेस था, मैं किसी डायरेक्टर के पास गया, पहले ये अप्रोच होता था कि मुझे एज एन एक्टर ले लो आप, अगर मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके प्रोजेक्ट में एज एन एडी जुड़ जाता हूँ, लेकिन मुझे उस प्रोजेक्ट से जुड़ना है। अगर कोई डायरेक्टर अच्छा लग रहा है, वो प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ मुझे सीखने मिलेगा, तो मेरा यही प्रोसेस रहा है। तो मैं जिसके साथ भी किया हूँ, एक्टिंग से ज़्यादा मैंने उनके साथ एज एन एडी काम किया है, और मैं बहुत सीखा हूँ। मतलब कैमरे के पीछे की पूरी दुनिया पता होती है मुझे। तो आज भी जब अगर मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो मुझे पता होता है कि यार लाइट वाला कितने देर से खड़ा है भाई, वहाँ पर हमारे डीओपी सर कितने देर से खड़े हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस एक शॉट के लिए इन्होंने मेहनत की है। एक फ्रेम दिख रहा है ना, इसके पीछे आर्ट ने कितनी मेहनत की है, एडी ने कितनी मेहनत की है, तो वो मुझे वैल्यू पता होती है। तो मुझे कितने अच्छे से शॉट देना है और कितने जल्दी देना है, ताकि प्रोड्यूसर का भी पैसा बचे, और बस यही है कि एक अच्छे से मैं कर पाऊँ, तो ये मुझे पता है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ काम करके मुझे समझ में आया है। तो यही एक जर्नी रही है। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें मिलती गई, काम होता गया, और आज मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि जो होता है एक सही वक्त में ही होता है। और एक बहुत मेजर क्वेश्चन जो हाँ, स्पेशली फॉर छत्तीसगढ़ लोगों के लिए, फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है? मुझे देखो, फैमिली में मम्मी है, पापा है, छोटी बहन है, मैं बड़ा हूँ, हम्म, और मैं भी जिस एज में हूँ, मतलब मुझे पिछले मेरे ख्याल से 5-6 सालों से शादी के लिए प्रॉपर मेरे घर में प्रेशर है कि आप हाँ, शादी करिए, शादी करिए। हम्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं एक बार थोड़ा सा कुछ कर लूँ, उसके बाद ही मैं दूसरा कुछ कर पाऊँगा, नहीं तो मैं इधर कराऊँगा ना इधर कराऊँगा। राइट, तो फैमिली का एक प्रेशर होता है, अब उसको आप नकार भी नहीं सकते, और वो कोई गलत भी नहीं है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन सपोर्ट भी है काफ़ी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और उन्हीं की वजह से मैं इतने दिन तक टिक पा रहा हूँ। कई कई बार काम नहीं होता है, कई बार काम होता है, मतलब ये बोलिए कि फैमिली की वजह से ही मैं यहाँ पर, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है तभी मैं यहाँ पर हूँ, और मैं ये फील्ड में काम कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा फील होता है कि अगर कोई भी एक्टिंग में है या फिर इस फील्ड में है, वो बहुत ही वो प्रिविलेज होता है उनका, मतलब ये बहुत ही वो वाली जॉब है। क्योंकि आप देखिए ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको एक्टिंग करनी है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं होता, ऐसे उनके सिचुएशन ऐसी होती है कि वो थिएटर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, मेरी फिल्म आने वाली है, मतलब यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अभी तो मुझे ऐसा फील होता है। अब सरकारी दामाद जब आप बना ही लिए हो, तो एक बड़ा अच्छा आपके लिए हाँ, मैसेज मैं चाहूँगा कि जो भी सरकारी नौकर हैं या हाँ, एस्पिरेंट हैं सरकारी जॉब करने वाले, उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज आपके तरफ से, ऐसा उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से फिल्म देगी मैसेज, और मुझे अच्छा, नहीं लगता कि हम लोगों ने कोई फिल्म किसी मैसेज के लिए बनाई है। ओके, मतलब ये था कि एक बात रखनी है, हाँ, किसी के लिए मैसेज हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती। मतलब हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी हाँ, हाँ, मैसेज के लिए हम फिल्म बना रहे हैं। हमें लगता है कि ये मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये एकदम जेन्युइन मुद्दा है देखा मुझे ये जाए तो। लगता है कि देखिए, आज तो ये फिल्म के रूप में है, हुँ, अगर ये फिल्म नहीं बनती तो ये मैं शायद किसी दिन किसी नाटक के रूप में पेश करता, ओके, या फिर किसी नुक्कड़ के रूप में पेश करता, क्योंकि मेरा माध्यम तो नाटक रहा है। मैं तो फिल्म मेकर नहीं हूँ, मैं तो नाटक बनाता हूँ, मैं नाटक डायरेक्ट करता हूँ। हुँ, तो मैं शायद अगर यहाँ नहीं बनता तो मैं उसको किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं निकालता, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखता। लेकिन ये फिल्म के माध्यम से आ रहा है और मेरे माध्यम से आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये नई टीम जो इस मूवी को बनने में सारे लोग मिलके इस मूवी को हाँ, बनाए हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि इस फिल्म में 2 प्रोडक्शन हाउस है। सबसे पहले तो 90s स्टूडियो, ओके, जो मेन प्रोडक्शन हाउस है, हुँ, हुँ, उसके साथ फिर गिल्टी इंजीनियर्स हुँ, प्रोडक्शन हाउस, जिन्होंने फिल्म बनाई है। हुँ, हुँ, तो 2 प्रोडक्शन हाउस मिलके फिल्म बना रहे हैं, हुँ, हुँ, और दोनों ही छत्तीसगढ़ के ही हैं, दोनों ही भिलाई से हैं। और गिल्टी इंजीनियर्स की तीसरी फिल्म है, 90s स्टूडियो की पहली फिल्म है ये, और काफ़ी सपोर्टिव है। और 90 स्टूडियो के बारे में आपको बताऊं तो मतलब वो जिस तरीके से
प्रोड्यूसर का और प्रोडक्शन का जिस तरीके से सोच विचार है कि यार नए टैलेंट को हमको आगे लाना है, नई कहानी को हमको आगे लाना है। ये नहीं है कि जैसे कि मैं नया फेस हूँ ना, इसमें आप फिल्म में देखेंगे 80% लोग नए हैं, मतलब उन्होंने उन चेहरों पर भरोसा किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे ऊपर कोई इतना पैसा, इतनी बड़ी कहानी क्यों लगाएगा? मैं कौन हूँ? कौन जानता है मेरे को? तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, हमारे डायरेक्टर सर के ऊपर भरोसा किया, हमारी कहानी के ऊपर भरोसा किया। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे ये लगता है कि यही बात जो 90 स्टूडियो की है, वही उनको बहुत आगे ले जाएगी। और आने वाले समय में 90 स्टूडियो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाने वाला है। उनकी जो प्लानिंग है कि हम बहुत सारी ऐसी नई कहानी लेकर के आएंगे, नए एक्टर्स लेकर के आएंगे। इवन सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, अगर उनको मौका मिलेगा तो बाहर भी करेंगे, लेकिन वो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को ही फोकस करके काम करने वाले हैं। सेम मेरे ख्याल से गिल्टी इंजीनियर्स का भी है, जो हमारे डायरेक्टर सर नीरज गोयल सर की कंपनी है, तो उनका भी यही तरीका है और यही सोच है। उसके साथ ही वो काम करते हैं कि पहले उनको टैलेंट देखना है, उसके बाद वो फेमस है कि नहीं है वो बहुत ही सेकेंडरी है उनके लिए। कहानी में जो फिट है वो फिट है। तो मैं एक चीज़ मतलब इस शो के ज़रिए बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि आने वाले समय में मतलब आपको कहीं भी 90 स्टूडियो का नाम दिखे और गिल्टी इंजीनियर्स का नाम दिखे, तो आप वो फिल्म देखने ज़रूर जाइएगा। मतलब आप उस फिल्म से निराश कभी नहीं होंगे। अगर इस मतलब उस फिल्म के अगर अगर इन दोनों प्रोडक्शन में से किसी भी एक प्रोडक्शन का नाम है तो ये मैं बोल सकता हूँ। और जैसे ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा है, हम्म, तो अधिकतम ये सिनेमा का यहाँ का जो लाइंस होता है वो कॉमेडी की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, हम्म, इन्फ्लुएंस होता है। मोस्टली मोटो यही होता है कि लोग हंस दें, हम्म, और ऐसी मूवी यहाँ चल रही है। हम्म। लेकिन अभी जो आपका जो मूवी आ रहा है सरकारी दामाद, इसका क्या रोल है? ये किस टाइप का इमेज छोड़ने वाला है छत्तीसगढ़ी ऑडियंस में? देखिए मतलब मैंने बहुत सारी फिल्में देखी छत्तीसगढ़ की, ये नहीं है कि मैंने नहीं देखी है, और मैं रेगुलर छत्तीसगढ़ी फिल्में देखता हूँ। हम्म, ये है क्योंकि क्या चल रहा है सिनेमा में, क्या यहाँ फिल्में चल रही है, कैसी फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं एज अ फिल्म मेकर, अगर मैं एज अ राइटर कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर लोग क्या देख रहे हैं, दर्शक क्या पसंद कर रहे हैं। एक बात आप मतलब सही बोला कि यहाँ पर लोग कॉमेडी बहुत पसंद करते हैं। कॉमेडी के ज़रिए वो मतलब कोई सिचुएशन हो या फिर कोई मैसेज हो, लोग इसको कॉमेडी के ज़रिए ही देखना पसंद करते हैं। राइट, लेकिन कॉमेडी भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। बिल्कुल एक होती है कि आप ज़बरदस्ती कॉमेडी सीन डाल डालते रहे हैं, और एक होती है सिचुएशनल कॉमेडी। यस, तो उसमें बहुत अंतर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, बहुत जेन्युइन होता है। बहुत ही जन होता है, उसमें लोग हंसते भी हैं और उनको वो कहानी का पार्ट होता है। जब आप ज़बरदस्ती 2 एक्टर को घुसाते हैं और उसमें आप उनको कॉमेडी कराने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को हँसाने की लाइक कोशिश ओल्ड करते इंडियन हैं, मूवीज, काजोल, जॉनी लीवर्स आते थे, वो तो मैं दो एक नहीं कैरेक्टर बोलूँगा, ही डाल लेकिन देते थे कि एक कॉमेडी सॉरी। कैरेक्टर्स होना चाहिए मूवी में, बिकॉज तो होता वो इस तरीके का प्रोसेस मुझे नहीं लगता कि है। अगर कहीं काम कर रहा होगा तो वो हमेशा काम करेगा, वो नहीं करेगा काम। करेक्ट। क्योंकि ऑडियंस हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज अगर छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में और किसी भी गांव में बैठा व्यक्ति नेटफ्लिक्स पे फिल्में देख रहा है और वो दुनिया जहान की फिल्में देख रहा है, तो आपको उसके दिमाग के हिसाब से सोचना पड़ेगा। वो प्राइम में भी देख रहा है, हॉटस्टार में भी देख रहा है, तो वो सारी दुनिया जहान की फिल्में देख रहा है। ये नहीं कि वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सिनेमा तक सीमित है। तो आपको उनके लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, उनके दिमाग को सोचना पड़ेगा। वो बढ़ चुके हैं आगे। आप आपको अपनी फिल्मों को बढ़ाना पड़ेगा, वो किसी भी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी दामाद ऐसे जितने भी लोग हैं जो अगर वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ का सिनेमा किसी भी तरीके से अगर कम है या फिर जो भी स्तर में सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, तो वो इस फिल्म को ज़रूर देखें, सरकारी दामाद को। उसके बाद वो डिसाइड करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। कि अगर आप छत्तीसगढ़ सिनेमा को लेकर के आपके एक विचार हैं, तो आप हमारी फिल्म को देखिए, सरकारी दामाद को। और ये भी एक छत्तीसगढ़ी सिनेमा है, प्रॉपर छत्तीसगढ़ी में है। इसमें भी कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा है, रोमांस है। उसके बाद आप विचार बनाइए और आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं ये मतलब ऑडियंस पे छोड़ूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँगा तो ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी या फिर अपने बारे में बात करना हो जाएगा कि अपने बारे में हम कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दर्शक जब बोलेंगे ना उस दिन, मुझे उस दिन खुशी होगी कि यार हाँ, जो हमने सोच के बनाया था वो दर्शकों तक पहुंच गया। हाँ, वो ऑडियंस से हमें वो फीडबैक मिलती है ना, तो एक हाँ। एक खुद को एक अच्छा कॉन्फिडेंस तो आता है अगर कि नहीं। ऑडियंस को ये लग गया ना कि यार ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा अगर अगर उनके विचारों को, उनकी सोच को थोड़ा भी अगर कुछ परिवर्तन दे पाया ना छत्तीसगढ़ सिनेमा को लेकर के, तो वो हमारे लिए एक जीत होगी। एक मूवी मैंने तुम्हारी देखी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी
आई थिंक हॉटस्टार या किसी में। नेटफ्लिक्स में। हाँ, चमन बहार। चमन बहार, राइट राइट राइट। हाँ एक छोटा सा सीन था तुम्हारा, लेकिन हाँ वो बहुत असरदार था वो मूवी। हाँ। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? यार वो तो अब वो बहुत पूछ ही। मैं इसलिए रहा हूँ बिकॉज हाँ हाँ। वो जो एक्टर्स थे जीतू भैया। बहुत तगड़े थे भाई, बहुत। बहुत तगड़े थे भाई। और साथ ही साथ वो जो पुलिस के एक्टिंग कर रहे हैं वो तो बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी भगवान है। तिवारी जी जो तो छत्तीसगढ़ के ही हैं, अंबिकापुर रियलिटी से हैं। डाल देते हैं भाई वो चीज़ों हाँ, में। अंबिकापुर के ही हैं वो। हाँ, हाँ। तो कैसा था वो नहीं एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, मतलब सबसे पहली बात तो वो 2018 में बने वो थी फिल्म, अच्छा 2018 की शूट है वो। अच्छा। हाँ तो उस समय जीतू भैया इतने बड़े जीतू भैया नहीं हुए थे नहीं उस हुए समय। थे, हाँ। मतलब आपको सही वो बात बताऊं। IITN है ना? हाँ आईटी है ना, सिविल इंजीनियर है वो। हाँ तो वो इतने बड़े वाले जीतू भैया नहीं हुए थे, उनकी कुछ कुछ चीज़ें आई थी बाहर। हाँ लेकिन अभी जो जीतू भैया हैं वो हाँ। तो मतलब अलग ही जीतू भैया हैं। अच्छा। तो उसकी कास्टिंग भी मेरे ख्याल से 2017 में जब मैं फोरसम शूट कर रहा था उसी दरमियान हुई थी। हाँ और जब मैं जीतू भैया के साथ वो प्ले कर रहा था तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हिचक तो था नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक नॉर्मल था कि ठीक है जीतू भैया हैं, एक्टर हैं, फेमस हैं। लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है ना जब आप थिएटर थोड़ा सा कर लेते हो तो एक कॉन्फिडेंस अपना भी होता है कि कि यार हमने भी कुछ हाँ किया है। तुमने कुछ किया, तो वो आपको थिएटर देता है। हाँ तो मैं थिएटर से वो मतलब लेकर के चलता हूँ, वो मुझे मिला है थिएटर से कि यार मैं भी एक हूँ, कुछ तो करके आया हूँ। तो जब अब मैं मेरे 3 या 4 सीन है और पूरे उन्हीं के साथ है। हाँ वो तो मतलब पूरे। 4 सीन है गिन के, हाँ मतलब पूरे उन्हीं के साथ है। तो मुझे बहुत मजा आया था उनके साथ करके, बहुत ही मतलब एक जगह मैं फंस भी गया था। एक सीन है जहाँ घंटी बजाने वाला कोई सीन है, फंस गया था, बोले आराम से पानी पी ले कर ले। तो बहुत ही सपोर्टिव है। हाँ थोड़ी सी बातचीत हुई थी उनके साथ। हाँ हाँ। तो बस यही रहा। और बात ये था कि मुझे ये पता नहीं था कि लोगों को इतना पसंद आएगा, मतलब वो कैरेक्टर या फिल्म, और लोग मेरे उसके बारे में मतलब उस पिक्चर में सारे बहुत लोगों ने कैरेक्टर्स बात बहुत की बहुत है। ही निशान छोड़ने वाले हाँ कैरेक्टर्स उस थे। मतलब मेरे कैरेक्टर के बारे में और सारे कैरेक्टर्स के बारे में बहुत लोगों ने बात की। मतलब मैं छत्तीसगढ़ में अगर मैं कहीं भी जाऊँ चमन बहार बोल देता हूँ, अच्छा तुम चमन बहार में हो, क्योंकि उस मेरा लुक बहुत अलग था, मुझे पनवाड़ी बनाया गया था। हाँ हाँ हाँ। तो वो लुक बहुत लेकिन अलग वो था। जो तुम जो डायलॉग जैसे जिसको ज्ञान देते थे उस हाँ मूवी में वो बहुत तो असरदार लोग था। पहचान नहीं पाते, यही है क्या, अच्छा तू है, तो देखते हैं फिर ऐसे, अच्छा हाँ यार नहीं, यही मेरे तो घर है। तो ये से होना ना, मम्मी मेरा दोस्त पिक्चर में, मम्मी ये मम्मी हाँ को तूने बिठा फोन के भी किया था, मेरे मम्मी को को याद दिखा के, है। मम्मी ये देखो ऐसा हुआ है मेरे घर में। होता है। तो नहीं ये सच हुआ में, था। मैं बहुत इम्प्रेस था भाई। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुम उस चीज के लिए लड़ रहे हो जो चीज तुम्हें चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है ना कि कई लोगों को चाह तो रहता है, किसको नहीं है, लेकिन उसके लिए एफर्ट लगाना और माहौल को अपने अनुसार ढालना ये बड़ा चीज है। मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब अगर 3 चीज़ें बहुत फेमस है ऐसा बोलते हैं, एक हाँ तो सिनेमा। हाँ हाँ। हर किसी को सिनेमा करना, लोगों को लगता है बहुत ईजी है एक्टिंग करना। मतलब कहीं मैंने पढ़ा था हम्म कि लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे ईजी जॉब हम्म वो एक्टिंग है, ऐसा फील होता है लोगों को। हम्म तो लोग सिनेमा में बहुत जाना चाहते हैं, उसके बाद क्रिकेट आता है, फिर आती राजनीति। तो ये 3 चीज़ें मतलब इंडियंस के अंदर ऐसा है कि हर किसी इंडियंस को एक ना एक चीज़ तो कुछ ऐसा रहता है कि ये इस फील्ड में मैं कुछ कर लूँ, हम्म। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये है, तो सिनेमा था अंदर में, तो उसी को लेकर के चल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ वो तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो करे हो इस चीज़ में। क्योंकि एक होता है पहले वाला यशवंत का लाइफस्टाइल अलग था, मतलब वो सोच जो चेहरा दिखाता है ना, माइंडसेट हाँ वो अलग था। आज का यशवंत बड़ा सीरियस हो गया है काम को लेके। सीरियस हो गया हूँ मैं। नहीं मतलब सर्दी ऐसी कारण फील हो रहा होगा हाँ नहीं, भाई। बट ना एक एक्सप्रेशंस होता है ना, उसे पता चलता है कि इंसान उस चीज़ में बहुत घुस गया है। हाँ नहीं मैं घुस गया मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो है कि आप, क्योंकि मैं एक चीज़ ही कर रहा हूँ ना। वही फोकस्ड हो उसमें। मतलब मैं 2019 तक एज ए सिविल इंजीनियर मैंने काम किया। उससे मुझे फील हुआ कि भाई मैं 2 नाव में मैंने पैर रख लिया है ना, मैं इधर का हो पा रहा हूँ ना इधर का। हम्म एक छोड़ दो, मैंने सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दी, नहीं करना है। मेरे साथ वाले आज ऑफिस बना बना करके हैं हम्म बैठे हुए, अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म शहर में अच्छा नाम है। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक चीज़ करूँगा, या तो मैं इधर कर लूँ या इधर कर लूँ। हम्म तो मुझे यही करना था। सिनेमा तो मैंने सिनेमा को ही चूज़ किया। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी वर्कशॉप की, मैंने पूरा समय इसको दिया, फिल्में देखी, किताबें, क्योंकि आपका फुल टाइम हो जाते हैं ना फिर आप, आपके पास क्या है, आप रोज़ तो एक्टिंग कर नहीं रहे होते हो। रोज़ तो मेरा कुछ कोई अभी शूट चल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, घर में बैठ के किताबें पढ़ूंगा, फिल्म देखूंगा, वर्कशॉप करूँगा ऑनलाइन, 4 लोगों का इंटरव्यू सुनूंगा कि बड़ा एक्टर फला एक्टर इंटरव्यू में क्या बोलता है, हम्म। उसका प्रोसेस क्या रहा है, वही रहता है। तो वही कर रहे हैं इतने सालों से, और एक एक्टर की दिनचर्या ही वही होती है।
चलो मूवी तो बात हो गया, लेकिन ये बता दो कि हमारे यशवंत को जब अपने निजी लाइफ, जब पर्सनल लाइफ होता है, हाँ। एक अब रूटीन क्या रहता है आपका? यार डिपेंड करता है कि अगर जैसे कि अभी मैं पिछले 1.5 साल से यहीं हूँ, उसके पहले मुंबई में था। तो मुंबई का रूटीन थोड़ा अलग था। ऑडिशन के लिए आप थोड़ा घूमो, लोगों से मिलो, तो वहाँ का रूटीन थोड़ा अलग जाता है। यहाँ तो थोड़ा सा, क्योंकि घर में आप होते हो तो बहुत ही रिलैक्स हो जाते हो, खाना आपको बनाना नहीं है, सब चीज़ पका पकाया बना बनाया मिल जाता है। तो यहाँ फिर ये हो जाता है कि आप सुबह उठो, जैसे कि अब मैंने अभी अभी शुरू किया बैडमिंटन खेलना। तो मैं 7 बजे जाता हूँ, सुबह उठ के 6 बजे, फिर 7 बजे बैडमिंटन खेलने जाओ, वहाँ से उठो। फिर वहाँ राजनांदगांव में एक जूस सेंटर है, जो बहुत नाना प्रकार के जूस है, लौकी के जूस, करेले का जूस, अच्छा। नीम का जूस, जो 10 रुपये में मिलता है। तो उसमें एक गिलास जूस पी लो थोड़ा खाली पेट। उसके बाद फिर मैं फिल्म के पहले मैं थिएटर कर रहा था, तो अगर थिएटर से रिलेटेड कुछ काम है तो मैं वो कर लेता हूँ, नहीं तो फिर कुछ फिल्म देख लो। क्योंकि अभी जो करंट मेरा थोड़ा सा बिजी लाइफ ये चल रहा है कि मेरा खुद का घर बन रहा है, तो मैं फिर वहाँ पर एज अ सिविल इंजीनियर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, क्योंकि घर बन रहा है तो देखना पड़ता है वो भी। सीमेंट, रेती, बहुत कुछ, गिट्टी, हाँ, मिस्त्री का अलग, वो ठेकेदार ये सब कर रहा कुछ है, वो कर रहा हाँ, है, बहुत हेडेक है। तो वो वाली चीज़ों में मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ। तो अभी वो भी एक साथ साथ चल रहा है। लेकिन ऐसा यशवंत यही है यार कि मैं जितना हो सके को वो करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं एक्टिंग से कितना कितना उसके पास रह पाऊँ, मतलब क्या क्या सीख सकता हूँ नया, कि हर दिन मैंने क्या नया सीखा, उस पे ज़्यादा वो रहता है कि आज मैंने शायद एक इंटरव्यू ही अगर मैं देखे के वो कर लिया, दिन भर में देख लिया, तो वो मेरे लिए एक नया है। क्योंकि लल्लन टॉप में मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के इंटरव्यू है जिससे मुझे बहुत सीखने मिला है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब में जहाँ से आप इंटरव्यू देखो तो उनके बारे में आपको सीखने मिलता है, बहुत सारी क्लासेस है। उसके बाद 1.5 साल जब तुम मुंबई गए थे, हाँ, 1.5 साल पहले मैं मुंबई में था। हाँ, मैं इस फिल्म के लिए मैं यहाँ आया। बट मैं मानता हूँ कि मुंबई सबको कुछ ना कुछ सिखा के ही भेजता है वापस। हाँ, आपने क्या सीखा? मैं एक तो अभी मैं वापस नहीं आया हूँ मुंबई से, मतलब मैं काम के लिए हूँ यहाँ। मतलब मैं ये सोच के नहीं आया हूँ कि मैं मुंबई को मैंने छोड़ दिया है। अच्छा। मतलब मैं सिर्फ क्योंकि मुझे यहाँ सरकारी दामाद बनानी है, तो मैं सरकारी दामाद के लिए हूँ अभी यहाँ में। फिर सरकारी दामाद के बाद जो भी रहेगी स्थिति, मैं काम यहाँ कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैंने मुंबई को छोड़ दिया। लेकिन मुंबई आपको बहुत सिखाता है। वही मतलब मैं ये हर एक बताता हूँ, चीज में। मतलब हर एक चीज़ सिखाता है आपको। सबसे पहली बात तो आपको एक औकात बताता है मुंबई कि आप हो कौन। एज एन एक्टर का, एज अ यशवंत मैं कौन हूँ, वहाँ पर मैं कौन हूँ वो बता देता है मुंबई। आप वहाँ जाते हो ना, आपके जैसे 1000 लोग दिखाई देते हैं आपको। जब आप एक ऑडिशन में खड़े होते हो तो वहाँ कितनी लाइन लगी होती है, वहाँ एक चपरासी भी अपने आप में एक प्रधानमंत्री हो जाता है कि भाई नहीं, तुम अभी मिल नहीं सकते मेरे से, बात नहीं कर सकते। तो वो जब चीज़ें आप फेस करते हो, आप राजनांदगांव में रह के, रायपुर में रह के वो फेस नहीं करते। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं, परिचित हैं, सबसे आपका हाय हेलो है, दुआ सलाम है। वहाँ आपको कोई नहीं जान रहा है। वहाँ फिर नए तरीके से फिर से शुरू करना, लोगों से मिलना, एक ऑडिशन के लिए मतलब भाई कितने बार हेलो हाय करना पड़ता है कि सर कुछ है क्या, सर मेरे लिए कुछ है क्या, सर मेरे लुक में कुछ फिट बैठ रहा है क्या। नहीं यार बाद में बताएंगे, नहीं यार बाद में देखते हैं। बाहर खड़े रहना, कास्टिंग डायरेक्टर कब निकलेगा उसका इंतजार करना। अब खड़े उसके गेट के बाहर 2-2 घंटा, अब निकलेगा तब नहीं। कभी वो सिगरेट पीने निकल गया बाहर, तो उसके पीछे मेरे जैसे 10 लोग और खड़े, वो लोग झूमेंगे। तो उसमें फिर आप ऐसी क्या बात करोगे कि आपको वो याद रखे या आपका नंबर ले, आपको बोले कि इस नंबर पे प्रोफाइल भेज दे। क्योंकि आजकल सब जगह स्कैन आ गया, बोलते हैं स्कैनर कर ले, प्रोफाइल भेज दे। तो सर वो तो मैंने भेज दिया है, आप पर्सनली बताओ क्या है। तो बोलते मिलते रहो, होगा। तो वो आपके अंदर का जो एक्टिंग का जो कीड़ा है ना, आप जो इतने साल से पाल के रखे होते हो कि मुझे एक्टर बनना, उसको वो निचोड़ देता है कि बेटा इतना आसान नहीं है एक्टिंग या काम पाना। एक छोटे छोटे रोल के लिए ना, मतलब वहाँ 1000 लोग खड़े होते हैं, बाप रे। उससे भी ज्यादा होंगे भाई। मतलब एक छोटी सी गिनती बता रहा हूँ। मतलब उनके पास इतने ऑप्शन होते, इतने ऑप्शन होते ना, मेरे जैसे लुक वाले, मेरे जैसे दिखने वाले उनके पास कई होंगे। उनमें से एक बनना या फिर उस कैरेक्टर को पाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है मुंबई में, कोई भी कैरेक्टर मिलना आपको। क्योंकि और वहाँ फिर उस हिसाब से फिर पैसा भी मिलता है। तो ये है कि वो शहर आपको पहले तो मतलब अधिकतर लोग ही बोलते हैं कि वो शहर पहले आपको बहुत परेशान कर देगा। अगर आप टिक गए
अगर आपने एक समय तक वहाँ निकाल दिया, उसके बाद वो शहर फिर देना चालू करता है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जो आज अच्छे मुकाम पे काम कर रहे हैं, उनके साथ जब मैं बैठता हूँ तो यही बोलते हैं कि बेटा अभी तुमको करना पड़ेगा स्ट्रगल, हमने भी किया, तुमको भी करना पड़ेगा, रास्ता यही है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको आना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, आपको ये समय को गुजारना ही पड़ेगा। अब आप उसमें पॉजिटिव होते हो, नेगेटिव होते हो, ये आप अपने मेंटल हेल्थ कैसा रखते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यशवंत कब आया मुंबई में, कब गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ तुम्हारे जैसे लाखों हैं। तो उस शहर में अपने आप को पॉजिटिव रख पाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए। मैं एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बोल रहा ऐसा होता है कि चल यार आज फ्री हूँ, चिल मारते हैं, कि ढाबा चलते हैं, कुछ खा लेते हैं? हूँ। मतलब होता है, फिर उसमें भी ये भी होता है कि यार फिर अगर आप बहुत दिन से आपने अगर काम नहीं किया, आपके पास लिमिटेड पैसा है, हाँ। तभी सोचते हैं क्या मतलब ढाबा, फिर आपको मोह माया खत्म होने लगता है। हम्म। आप फिर गिनती कर करके आप पैसा वो क्या बोलते हैं, खर्चा करते हो पैसा, नहीं यार इतना इतना ही करते हैं, फिर रहने देते हैं। शायद मैं ढाबा जाऊंगा या फिर रेस्टोरेंट जाऊंगा तो इतने का बिल बन जाएगा, तो इतने दिन में तो मैं अभी आराम से मेरा 10 दिन निकल जाएगा। तो अगर लेकिन जिस दिन फिर काम मिल जाता है तो फिर जब वो होता है, पैसा होता है, तो फिर चले जाते हैं। तो वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा एक्टर की लाइफ मतलब जब तक एक स्टेबिलिटी ना आ जाए, आप एक थोड़ा सा ये जो रेगुलर आप काम ना करो। ये जो पनवाड़ी वाला जो एक्ट था, ये हाँ, आपकी चमन जीतू भैया मान, के साथ, हाँ, ये एक्ट कैसे मिला था? ये एक एक्ट मुझे ऑडिशन के थ्रू ही मिला था। मुंबई से मतलब नहीं नहीं नहीं, उसका ऑडिशन यही हुआ था। ओके ओके, छत्तीसगढ़ पे। क्योंकि फिल्म छत्तीसगढ़ में बनी है। हमारे जो डायरेक्टर सर है हम्म। अपूर्व बड़गैया सर, वो बिलासपुर के ही हैं, जिन्होंने अभी मिर्जापुर 3 लिखी है। अरे वाह। मिर्जापुर 3 के मेन राइटर है वो। हाँ हाँ। तो वो बिलासपुर के ही हैं। तो उन्होंने मेन कास्टिंग वहाँ उनकी हो चुकी थी। हम्म। उसके बाद जो बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स थे उनके लिए उन्होंने यहाँ पर कास्टिंग की रायपुर में। तो कास्टिंग के थ्रू ही मुझे मिला था। अच्छा, सो क्या रहने वाला है, मतलब क्या मुंबई पे खुद ही खाना बनाते हो? हाँ क्या हाँ, मैं होता है खुद ही routine? खाना बनाता हूँ। मतलब बाहर का यार कितना खाएंगे, मतलब मुझे खाना बनाने आता है, तो खुद ही खाना बनाओ और अपने हिसाब से खा लो। तो यहाँ भी ऐसा है कि कभी मैं बना लेता हूँ खाना, या कहाँ घर में? घर पे? कहाँ घर में? घर में तो हम लोग राजा बेटा बन जाते हैं ना, और बाहर? करना पड़ता है। तो आइडियली क्या बनाते हो? दाल चावल? हाँ मतलब कोई आलसी ऐसा प्रिय चीज? नहीं नहीं, मतलब खाना बुना बनाना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब मैं अगर कोई बोलेगा कि भाई तू बर्तन मान ले, तो मैं बर्तन मान लूंगा, खाना नहीं बनाऊंगा। मैं वो अच्छा। वाला इंसान हूँ। अच्छा। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद खाना बनाना। वो तो मजबूरी में मुझे बनाना पड़ता था। तो जो हो जाए, खिचड़ी बना लिए, दाल चावल वो बना लिए, सब्जी बना लिए, पोहा बना लिए, जिसमें पेट भर जाए। तो कभी मन नहीं हो रहा है तो दूध और ब्रेड में ही चल रहा है। जो सरकारी दामाद आपका फिक्स हुआ कि हाँ अब मुझे इसमें काम मिल चुका है, काम करना है, हाँ। तो क्या था लाइफ में एक्सपीरियंस उसके बाद? खुशी, नहीं, ये तो बहुत ही happiness? अच्छा था, क्योंकि जब 2024 के अगस्त में मैंने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की, हाँ। उसके बाद मुझे ये था कि इसको मुझे रीजनल में ही बनाना है। फिक्स था मेरा कि छत्तीसगढ़ी में ही बनेगी। तो मैं राखी के समय में घर आया और मैंने यहाँ की इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर को मतलब खोजना शुरू किया। मैं सारे प्रोड्यूसर्स के पास गया अपनी स्क्रिप्ट लेकर के कि सर ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है। बहुत सारे लोग को मेरी स्क्रिप्ट पसंद आई, लेकिन उनकी अपनी अलग एक कंडीशन थी कि इसमें हीरो वाला व्यक्ति रहेगा। मैं बोला वो तो हो ही नहीं सकता, हीरो तो मैं हूँ, ये फिक्स है, आप इसको तो आप टाल नहीं सकते। मैं बोला। फिर उसके बाद कोई बोल रहा है कि ये स्क्रिप्ट आप मेरे को बेच दो, पैसा ले लो, मैं किसी और के साथ बनाऊंगा, डायरेक्टर मेरा रहेगा, ये मेरा रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन वो लोग रखते थे, फिर जमता नहीं था। तो ऐसे करते करते 1 महीना निकला। फिर इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है दीपेश साहू, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनको ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी मतलब एकदम जमी कि यार ये तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। और पहले ही मीटिंग में उन्होंने फाइनल कर दिया कि ये स्क्रिप्ट मैं करूँगा। क्योंकि उनसे मेरी पहले भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यार मुझे फिल्म बनानी है। तो वो कोई ऐसे प्रोड्यूसर नहीं थे। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मुझे एक फिल्म बनानी है यार, मैं भी सोचता हूँ प्रोड्यूसर मतलब मैं एक फिल्म बनाऊँ, लेकिन अभी पता नहीं। तो मैं उस थॉट से गया था कि आपने एक बार बोला था, अभी आपके विचार वही हैं क्या? तो मैं उनके पास गया, बोला हाँ हाँ बिल्कुल वही है, बता क्या कहानी है। बोला ये कहानी है। मैं पूरी बॉन्ड स्क्रिप्ट लेकर गया था 120 पेज की। बोले पूरी लिखी है? पूरी लिखी डायलॉग के साथ। वो खुश हो गया, अच्छा ये तो पूरी तैयार स्क्रिप्ट है। मैं बोला कि लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें मैं रहूँगा लीड एक्टर। अरे रहे ना, तेरे को तो मैं जानता हूँ,
रहे तू, क्योंकि उनको पता है मेरा थिएटर, इतने साल से थिएटर कर रहा हूँ। ये कहूँगा ठीक बिल्कुल, और टीम, मैं बोला और टीम है, मैं आपको मिलवाता हूँ। तो फिर मैंने नीरज सर से मिलवाया, तो फिर ऐसे करते करते चीज़ हुई। और पूरा स्ट्रगल जीरो स्क्रैच से हाँ, करे तो हो। मतलब इस फिल्म में मैंने पूरा देखा है, मतलब एक जिस दिन मैंने पहली कलम उठाई थी वहाँ से लेकर के 6 फरवरी को जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, मतलब उसका पूरा साक्षी रहा हूँ, मतलब होऊंगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पहली फिल्म जो रिलीज़ हो रही है उसको मैंने ही लिखा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि यार मेरी लिखी हुई फिल्म पर्दे पे आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, मतलब मैं इसके लिए बहुत ही लकी हूँ। जब ये फिल्म मैं लिख रहा था तो उस समय मेरे एक दिमाग में था कि ये फिल्म मैं राजनांदगांव में ही बनाऊंगा। अच्छा। ये मुझे मेरे दिमाग में फिक्स था। उसका एक कारण भी है, क्योंकि मुझे ये पता है कि राजनांदगांव में जिस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, मैं किसी दूसरे शहर में जा कर के नहीं कर नहीं सकता, कर सकते। क्योंकि राजनांदगांव में मेरे दोस्त हैं, राजनांदगांव का मैं हूँ, राजनांदगांव में मेरा बहुत परिचय है, राजनांदगांव से मैंने थिएटर किया है, तो वहाँ के थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं एज एन एक्टर, तो वहाँ थोड़ी बहुत मेरी पकड़ है। तो मुझे ये यकीन था कि यार राजनांदगांव के किसी भी लोकेशन में अगर डायरेक्टर सर बोले कि यहाँ मुझे शूट करना है तो मैं वहाँ की परमिशन दिला सकता हूँ। तो सबसे पहला तो ये था। और बात ये होती है कि आप जब फिल्म बनाने निकलते हो ना, तो फिल्म सिर्फ पैसों से नहीं बनती, आपको बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है। वो सपोर्ट दिखता नहीं है, लेकिन कौन कहाँ से क्या फ़ोन कर रहा है ना, और वो किस समय क्या मदद कर दे, वो आपको पता नहीं चलता है। तो वो सपोर्ट मुझे पता था, मैं राजनांदगांव में बैठे बैठे कुछ भी कर सकता हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस था, और ये हुआ भी। मतलब मैंने राजनांदगांव में 55 दिन शूट किया है, और एक भी दिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जिसकी वजह से शूट रुक गया हो। मतलब हम राजनांदगांव के मेन शहर में शूट कर रहे हो ना, ये नहीं कि मैं राजनांदगांव के आउटर में शूट कर रहा हूँ, मैं माना मंदिर चौक में शूट कर रहा हूँ, मैं दीवान पारा में शूट कर रहा हूँ, मैं अच्छा, गोल पूरे बाजार में शूट कर पूरा रहा हूँ, मेन मेन में शूट राजनांदगांव। कर रहा हूँ। हाँ। और मुझे वही शूट करना था, हाँ। मुझे आउटर नहीं दिखाना है राजनांदगांव का, मेन सिटी दिखानी है। तो हम वैसे जगह हम शूट कर रहे हैं, और मतलब राजनांदगांव की जनता, मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका कि बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही उन्होंने प्यार दिया हमारी टीम को, हमारे इतने सारे लोगों को। मतलब हम लोग कहीं भी शूट कर रहे होते थे, कोई भी ये नहीं बोला कि हाँ क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब उनको बहुत खुशी थी कि हमारे राजनांदगांव के लोग शूट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझे भी जानते थे कि यार अरे यशवंत की फिल्म आ रही है, यशवंत अपनी फिल्म यहाँ शूट कर रहा है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और मेरे दोस्तों ने तो मतलब बहुत सपोर्ट किया यार मेरा। मतलब मैंने अपने एक दोस्त के यहाँ शूट किया है, उसके घर में शूट किया है प्रॉपर 6 या 7 दिन। हाँ। जो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है सजल शर्मा, जो मेरा अच्छा। क्लासमेट है, सिविल ब्रांच का है, सजल शर्मा। सजल शर्मा। अच्छा। तो उसके घर में मैंने 7 दिन शूट किया है, जो लड़की का घर बना है। हाँ, हाँ। उसके प्रॉपर घर में लोग घर में रह रहे हैं। अब देखो, तो हम लोग यहाँ पर अभी 2 लोग का एक शूट कर रहे हैं, 2 लाइट लगी हुई है, इतना ज़्यादा तामझाम है। हाँ। जब हम उतना बड़ा वो लेके सेटअप चलते हैं, लेके सेटअप चलते 60 हैं। 70 लोग जब घुसते हैं घर में, हाँ। क्या हाल होता है। घर का बहुत। वैसे सिचुएशन में उतने सारे लोगों के साथ उसने हमको झेला, और उनकी फैमिली ने हमको झेला। उसके साथ उसका छोटा भाई संयम शर्मा, उसने बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसे कर करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पे लोकेशन दिलाने में सपोर्ट किया है, और कोई परमिशन लेने पे सपोर्ट किया है। मतलब मैं यहाँ से बैठे बैठे फ़ोन करता था, सर मुझे यहाँ पर परमिशन चाहिए, प्लीज़ आप फ़ोन लगा दीजिए ना उनको। तो उनका एक फ़ोन चले जाता था कि यहाँ यहाँ पर शूट होने वाला है, हमारे बच्चे शूट करने दो। हमको बस एक कागज़ ले जा करके देना होता था ऑफिशियली, तो हम भेज देते थे, भाई एक लिखित में ले आओ करके। तो इस तरीके से काम हुआ है। तो मुझे ये पता था कि ये चीज़ मैं राजनांदगांव में कर सकता हूँ। तो मैंने सर को पहले ही बोला था कि सर हम राजनांदगांव में शूट करेंगे, और ये हुआ भी, और बहुत ही स्मूथ निकला है मेरा ये जो शूट है, और बहुत स्मूथ। फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब लड़का कोई एक लीड एक्ट्रेस का जॉब मिला, फिर स्टोरी लिखना, फिर आज वो रिलीज हो रहा है। अब मुझे लगता है कि वो मेरे फैमिली वाले ही बताएंगे तो ज़्यादा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस विषय में ज़्यादा ऐसी कोई बातचीत होती नहीं है घर में। वही घर का लट्टू तो लट्टू ही है ऐसा हाँ, सामने में। मतलब ऐसी कोई बातचीत हुई भी नहीं है अभी हाँ। तक। मेरे ख्याल से जब फिल्म देख लेंगे हाँ। तो वो मुझे बोलेंगे, या फिर बताएंगे, या फिर शायद नहीं भी बताए, ऐसा भी हो सकता है। कभी अच्छा, मैं एक तो मेजर चीज पूछना भूल गया कि जब ऑडियंस मूवी देखने आए, हाँ, स्पेशली सरकारी दामाद, किस माइंडसेट से आना चाहिए? सबसे पहली बात तो अभी जब ट्रेलर आएगा
ट्रेलर अभी मेरे ख्याल से एक दो दिन में रिलीज हो जाएगा। हम्म, तो उससे एक चीज़ तो लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये कहानी किसके आसपास घूमने वाली है। हालांकि हमको एक नाम चीज, इतना क्लोजर है हाँ, कि कि नाम लोगों से को पता समझ चल रहा में है कि आता है बंदा कुछ सरकारी सरकारी चक्कर नौकरी में चाहता पड़ा है। हुआ है और हाँ, दिक्कतें आ रही है। उसके बाद इसमें जिस तरीके का रोमांस दिखाया गया है, जिस तरीके हाँ, का ड्रामा दिखाया गया है, फाइट सीन्स है। फाइट सीन्स ऐसे कोई बड़े नहीं है, एक आध छोटे मोटे हैं। हाँ मतलब बस हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे कोई एकदम हाँ, मेजर नहीं है। एक्शन मूवी नहीं है, नहीं है। ये दूसरे मोटो का मूवी है। तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है लोगों को फील होगा कि इसमें रोमांस होगा, कॉमेडी होगी हम्म, और एक फैमिली ड्रामा होगा। ओके। तो ये तीन चीज़ तो प्रॉपर फिल्म होने वाली है। और एक मेरे ख्याल से सोशल मुद्दा वो लोग फील कर सकते हैं हम्म, कि इसमें एक सामाजिक मुद्दे पे बात हो रही है। हम्म, तो ये चारों चीज़ उनको फील होगी। हम्म, और कहीं ना कहीं जब ऐसा होता है ना कई बार कि आप ट्रेलर देखते हो लेकिन फिल्म में वो चीज़ मिलती नहीं है, तो फिर आप परेशान हो जाते हो, यार ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा था लेकिन फिल्म कुछ और दिखा दिए लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रेलर देखोगे, आप वो चीज़ आप फिल्म में पाओगे और उसके साथ जिस तरीके का इमोशनल कनेक्शन हम लोगों ने फैमिली के साथ दिखाया है, मतलब रिश्तों को लेकर के जो हम लोग बात की है ना, वो सरकारी दामाद से बहुत हटके है। मतलब सरकारी दामाद या सरकारी नौकरी तो एक जरिया है फैमिली के बारे में बात करने का। हम्म, तो वो लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देगा, जो जिसको हमारे डायरेक्टर सर ने इसमें ऐड ऑन किया है। और वो उन्हीं की ही उपज है कि मैं इस तरीके से इस कहानी को दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने तो कुछ अलग तरीके से कहानी लिखी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, कि हम सिर्फ एक मुद्दे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, हम रिलेशन में बात करेंगे, फैमिली का जो रिलेशन होता है। क्योंकि इन मतलब इंसान के लिए वो इम्पोर्टेंट है। हम्म, सरकारी मुद्दा ठीक है, पैरेलल चलेगा, वो सरकारी नौकरी पैरेलल चलेगी, लेकिन जब आप फैमिली में घुसते हो, फैमिली के रिलेशन पे जाते हो, तब लोग ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो मतलब एक्सपेक्टेशन होगी हमारी फिल्म को, हमारे ट्रेलर को देख के, वो हम पूरी तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा कर दें, ये तो उम्मीद मुझे बहुत है कि यार ये तो कुछ नया दिखा दिया तुमने, ये तो हम सोच के नहीं आए थे, और वो बहुत अच्छा होगा। और वो शायद 6 फरवरी को दोपहर के 3 बजे जब पहला जत्था वो होगा, क्या बोलते हैं, निकलेगा, तो वो वही बहुत बता अच्छे सकते। तरीके से बता पाएगा। मतलब मैं तो यहाँ पर सिर्फ बात कर सकता हूँ और अपने फिल्म के बारे में जितना समझता हूँ अच्छा, वो गाना बोलूँगा। तो मैंने सुना, एक गाना, गाना आया है और एक बार रिंगटोन भी शायद हाँ, सरकारी दामाद सरकारी का है। दामाद है। तो व्हाट अबाउट द सिंगर्स, लाइक क्या हुआ है हाँ, उनका? सिंगर्स ये है कि हम मतलब छत्तीसगढ़ के बहुत ही अच्छे-अच्छे और बहुत ही फ़ेमस और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स खैर ने। एक बात तो सच है, सॉरी हाँ, टू इंटरप्ट, कि राजनांदगांव कला का क्षेत्र है। हाँ, ये तो आप मैं बोल सकते काफी हैं। लोग को देखा हूँ, मतलब बहुत सारे बहुत लोग हैं। टैलेंटेड है। मतलब मैं बहुत ही धनी हूँ कि बहुत ही मैं लकी हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं राजनांदगाँव से हूँ। मतलब मेरे नाम के साथ राजनांदगाँव जुड़ गया है, हम्म, जिसको मैं खुद भी नहीं मिटा सकता। तो वो मतलब राजनांदगाँव से बहुत सारे लोग हैं। मुक्ति बोध जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, पूनम विराट मैम, दीपक तिवारी जी, किशोर साहू जो पुराने फिल्म मेकर थे जिन्होंने नदिया की पार बनाई थी, दिलीप हम्म, कुमार को क्या बोलते लेकर के वो। उसके बाद हबीब तनवीर साहब के साथ बहुत सारे एक्टर्स, हम्म, मोस्टली राजनांदगांव से या फिर उसके आसपास के एरिया आसपास से। के। हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के, जिनके साथ काम करके या जिनको सुन के हमने बहुत कुछ सीखा है। तो यही है, राजनांदगांव तो एक अपने आप में संस्कार धानी ही है। और राजनांदगांव में मतलब काम करना, वहाँ के लोगों के साथ रहना, इंटरेक्शन करना, मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। मतलब बहुत सीखा है मैंने राजनांदगांव से। हम्म, और मेरा सबसे प्रिय शहर राजनांदगांव ही है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हम्म, जब तक राजनांदगांव नहीं आओगे सुकून नहीं आएगा, वही वाली बात है। बहुत अच्छा लगा यशवंत तुम यहाँ आए। तो थैंक यू यार। और वही जैसे कि मैं बताया था हाँ, हाँ, बैक एंड द कैमरा, कि ये साल थोड़ा सा मतलब क्लीननेस की तरफ जाना, बिकॉज ये राहु का आपका साल है। पिछला साल बुध का, गुरु का था। और 2027 तुमको एकदम स्पाइक कर देगा करियर को। और थैंक यू सो 27 और मच। 28 मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ईयर होने वाला है। बेस्ट ईयर मतलब वो चीज़ तो तुम आगे 5 साल में भी नहीं भूल पाओगे जो 27 और 28 में होगा। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा यशवंत तुम यहाँ आए, द डी के शो को ज्वाइन करें और बहुत सारे एक्सक्लोजर दिए कि क्या है मूवी पे, कैसा है मूवी और क्या आने वाला है। और मैं आशा करूँगा कि आपका आने वाला और भी जो मूवीज़ है वो इसी लेवल का हो, इससे ऊपर लेवल का हो, बिल्कुल जाते ही बिल्कुल। जाए, पीछे नहीं आए।
सबसे पहले तो दीपेश भाई बहुत बहुत थैंक यू कि तुमने मुझे डी के शो में बुलाया और एज अ दोस्त एज अ गेस्ट तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरी सरकारी दामाद फिल्म में इतनी इतनी अच्छी बातचीत की और लोगों तक मेरी फिल्म पहुँचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिल्म की बात हो रही थी कि जैसे कि तुमने कहा कि आने वाले समय में बहुत अच्छी फिल्में देखने को मिलेगी, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक होंगे जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनकी पूरी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और मैं उनसे इस डी के शो के ज़रिए ये वादा करना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर उनको एंटरटेन करते रहूँगा, जब तक रहूँगा एज एन एक्टर या फिर जिस भी तरीके से है आपको मैं एंटरटेन करते रहूँगा। बस आप मुझे प्यार देते रहिए, माया दुलार बनाए रखिए और 6 फरवरी को सरकारी दामाद देखने ज़रूर आइए और बताइए कि आपको फ़िल्म कैसी लगी। हाँ, हम लोगों ने फीडबैक ज़रूर बहुत डीके शो मेहनत में की डाल है। देना कि मूवी कैसा है। और फॉर श्योर कि मुझे इतना भरोसा है कि मूवी बहुत ही शानदार होने वाला है। और इनफैक्ट मैं भी जाऊँगा 6 नहीं, फरवरी आपको को, तो मैं प्रीमियर में डेफिनेटली पहुँचना है। मैं प्रीमियर में पहुंचने वाला हूँ। हाँ, या सो थैंक यू सो मच यशवंत फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो दिस मच। प्लेटफॉर्म, द डीके शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपेश।